नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन। चंडीगढ़ की सेक्टर 32 में एनसीसीटीसी संयुक्त संस्थान में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक सहकारिता संघ लिमिटेड नई दिल्ली के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंध संस्थान के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री कपिल कुमार मीणा, आईएएस सचिव, राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली एवं निर्देशक सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया जा रहा है। आईएएस सचिव सहकारिता प्रशिक्षण नई दिल्ली के निदेशक और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रतिभागियों को संबोधित किया। हमने उनसे बात की, स्पेशल बातचीत। तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं मीडिया जंक्शन में सुरेंद्र नेगी के साथ सेक्टर 32 से। नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारी कंट्री में कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग का काम देखता है। उसके अंतर्गत एनसीसीटी हेडक्वार्टर दिल्ली में है और उसके अंतर्गत 20 हमारे संस्थान हैं, 20 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें कि 5 हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट हम कहते हैं, RICM, 14 ICMs हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, और एक नेशनल लेवल का अलग से इंस्टीट्यूट है वैमनीकॉम पुणे में। तो ये कुल मिला के 20 संस्थान हमारे एनसीसीटी के अंडर में हैं और अपने अपने एरिया में, राज्यों में वो अपनी ट्रेनिंग्स के कार्यक्रम वहाँ पे करते हैं। कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो एक से अधिक राज्य को केटर करते हैं, मतलब 2-3 राज्यों का ट्रेनिंग अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो इंस्टीट्यूट करते हैं। इस तरह से ये सभी संस्थान ट्रेनिंग और एजुकेशन का काम करते हैं। तो ये ब्रीफ में इंस्टीट्यूट्स का है। और बाकी क्योंकि सहकारिता मंत्रालय से एनसीसीटी जो है वो एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, तो वो इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, लेकिन सहकारिता मंत्रालय द्वारा उसको फंडिंग भी की जाती है। तो जो सैलरीज़ वगैरह हमारी होती हैं, जो हमारी फैकल्टी हैं या हमारे स्टाफ हैं, ऑफिसर हैं, उनकी सैलरीज मंत्रालय द्वारा फंडिंग दी जाती है। और बाकी जो भी खर्चा होता है या जो एक्सपेंडिचर होता है वो इंस्टीट्यूट अपने आप खुद रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं अपने रिसोर्सेज। आप देखिए, 2 चीज़ें हैं, मतलब जो ट्रेनिंग्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की भी ट्रेनिंग्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी ट्रेनिंग्स होती है। मान लीजिए RICM चंडीगढ़ है, ये 3-4 राज्यों को केटर करता है। यहाँ पे पंजाब या हरियाणा स्टेट की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं कि भाई हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आप ट्रेन कीजिए, इनके पास यहाँ पे RICM में रिक्वेस्ट आती है। तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी करने पड़ते हैं इनको, क्योंकि हर चीज़ के लिए फंडिंग नहीं होती है। और कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है या स्टेट की भी स्कीम में होता है, तो स्टेट की कोई स्कीम है, उसमें ट्रेनिंग का कोई कंपोनेंट है और उसमें फ़ंड है, तो वो फंड जो है इनको कहते हैं कि हम आपको फ़ंड भी दे देंगे इसके लिए। तो उस तरह से कई जगह फंडिंग भी होती है और कई विदाउट फंडिंग भी होती है, तो दोनों तरह की ट्रेनिंग होने वाला है सहकारिता मंत्रालय का और सहकारी समितियों का। और ये भारत सरकार का भी ये मानना है कि एक चीज़ जो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं कि उसमें अगर आपको रूरल डेवलपमेंट की आप बात करो या फार्मर्स की वेलफेयर की बात करो या फार्मर इनकम डबल करने की बात करो या डबल से भी ज़्यादा करने की, तो उसमें एक बहुत ही इफ़ेक्टिव माध्यम जो वो चीज़ कर सकता है वो सहकारी समितियाँ हैं। अगर अच्छी सहकारी समितियाँ हम बनाएं सब जगह और वो अच्छे से काम करें, तो वो जितने मेंबर्स होते हैं उन सबकी आय बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है। तो बहुत अच्छा माध्यम है सहकारिता इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आप कह रहे हैं। देखिए, योजना तो अभी पाइपलाइन में है, तो उसकी ज़्यादा डिटेल्स तो मैं शेयर आपसे नहीं कर सकता, लेकिन मतलब लाने का हमारा प्लान है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और ये स्कीम पहले भी हुआ करती थी, कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग की स्कीम्स पहले भी होती थी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नंबर बहुत बड़ा है, जो मैं आपको वहाँ बोल रहा था। 8 लाख सोसाइटीज़ हैं, 28 करोड़ मेंबर हैं। तो वो जो 28 करोड़ मेंबर हैं उनको कभी ना कभी अगर आप ट्रेनिंग दे के उनकी राइट्स, ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस तरह से उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को उनको ध्यान देना चाहिए। जो कुछ समितियों में आपने देखा होगा, सहकारी समितियों में कोई गड़बड़ी की कभी न्यूज़ आती है, ये सब चीज़ों को रोकने के लिए एजुकेशन ट्रेनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है। तो उस उद्देश्य के साथ एक स्कीम लाने की योजना है कि आने वाले समय में एक स्कीम हो
जिसमें बेसिक अवेयरनेस कम से कम हम दे पाएँ मेंबर्स को। एक जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, और रूरल एरिया में बहुत बड़ा नंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, फार्मर्स बहुत बड़े नंबर में कोऑपरेटिव्स के मेंबर हैं, तो उनको बेसिक अवेयरनेस दी जाए कि उनकी बेसिक राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या चीज़ें उनको अपने CEO से, अपने बोर्ड से पूछना चाहिए। जब उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, AGM होती है, उसमें उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनकी समितियों की एक पारदर्शिता भी हो उनमें, और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो, ताकि समितियों की जो एक प्रोग्रेस है या उसकी ग्रोथ है उसमें सभी मेंबर्स कंट्रीब्यूट करें। वरना होता ये है कि अगर एजुकेशन ट्रेनिंग अवेयरनेस नहीं है तो कई सदस्यों को जानकारी नहीं होती कि हमारी समिति में क्या चल रहा है, और वहाँ सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बैठ के कोई निर्णय ले लेते हैं या कोई चीज़। RICM और ICMs तो मतलब एक तरह से सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ रीजनल इंस्टीट्यूट हैं वो बड़े एरिया को कैटर करते हैं, थोड़े बड़े हैं, और बाकी जगह ICMs। तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जिस तरह से RICM चंडीगढ़ है, यहाँ पे जैसे राजीव जी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर से लेके और पंजाब हरियाणा तक हमारा और कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो यही इंस्टीट्यूट कैटर करता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वो सारा एरिया। तो इनका रोल ये है कि इन राज्यों में जो राज्य का एरिया RICM को दिया गया है, इनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इनकी जिम्मेदारी है कि उसकी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ट्रेनिंग कराएं, अवेयरनेस करें। और ट्रेनिंग अवेयरनेस कोई एक टाइम का मतलब काम नहीं है, एक बार का, उसको कंटिन्यूसली करना भी बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर उनको अपडेट करें, हम लोग बताएं उनको, क्योंकि उनमें अवेयरनेस कम होती है मेंबर्स में। तो RICM हमारा टेक्निकल विंग है, और RICM में जो फैकल्टी होती है वो सब कोऑपरेटिव के मतलब ज्ञाता हैं, कोऑपरेटिव में पढ़े हुए हैं, PhD किए हैं, मतलब अच्छे जो हैं वो सारे जानकार हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, RICMs एक तो कोर्स डिज़ाइन करते हैं जिस तरह की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट की बेसिस पे काम करते हैं। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम चाहते हैं कि आप लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए कोई कोर्स डिज़ाइन करके और उनकी ट्रेनिंग्स करवाइए, और उसके लिए कोई फंडिंग भी वो देने के लिए तैयार है, और फंडिंग नहीं भी है तो भी ये करते हैं। तो RICM उसके लिए कोर्स डेवलपमेंट, कोर्स डिज़ाइनिंग का काम भी करता है, और फिर उनकी ऑन कैंपस यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने का काम भी करता है। कई बार ऑफ कैंपस भी ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ कहीं जाने की ज़रूरत होती है तो हमारी फैकल्टी जाके वहाँ पर भी ट्रेनिंग देती है। तो उस तरह से इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि फील्ड में हमारे जो विंग है एजुकेशन ट्रेनिंग का वो यही है, ICMs और RICM। तो अगर ये अच्छे से काम करेंगे तो ओवरऑल कंट्री में एजुकेशन ट्रेनिंग का सिस्टम हमारा बेटर होगा। पहले की सोच ये है कि आने वाले समय में ये कैपेसिटी हमारी बढ़े और कई गुना बढ़े, तो हम उसको बढ़ा के 10 लाख 20 लाख और आने वाले समय में उससे भी ज़्यादा लोगों को हम ट्रेन करें हर साल। तो उस मामले में NCCT की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले दिनों। किस तरह की सोसाइटी इसमें भाग ले सकते हैं और किस सोसाइटी को आप लोग चुनते हैं? ट्रेनिंग में नहीं, ऐसा है, सोसाइटीज़ के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कोई सोसाइटी ट्रेनिंग कर सकती है नहीं कर सकती, वो सबके लिए खुला है। पर उसमें बात आती है कि कुछ स्टैंडर्ड हमारे कोड्स हैं, जैसे कि मेंबर अवेयरनेस की बात है, जो कि आज यहाँ ट्रेनिंग भी हो रही है। तो मेंबर अवेयरनेस के कार्यक्रम तो हम हर समिति के लिए कर सकते हैं। मतलब अगर समितियाँ तैयार हैं तो उनको, मैंने जैसे आपको बताया कि डिमांड बेस्ड ज़्यादा होता है, तो जो अप्रोच करता है हमारे ICM RICM को, उनकी ट्रेनिंग सब लोगों की वो करने के लिए तैयार रहती है।